फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्टिंग से करते हैं। देखो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसे। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब किसी भी मेटल सरफेस को, जैसे हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में अगर लाइट इमिट की अगर लाइट इंसिडेंट की जाती है इस पर, ये इंसिडेंट लाइट है, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और इन इमिशन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए इन्हें क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। ठीक है। और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे देखो शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सा हमारे पास फिनोमिना है, कोई बहुत डिफिकल्ट फिनोमिना नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। इस मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मेटेलिक सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये हमें एग्जैक्टली ऐसा कैसा नहीं सोचना है। मान लो अगर मैं यहाँ से 10 जूल की एनर्जी, यहाँ पर इस पर 10 जूल की एनर्जी की लाइट इस पर डालता हूँ मेटेलिक सरफेस पर, तो होगा क्या? जब यहाँ से एनर्जी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अभी तक मेटेलिक सरफेस में फंसे हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अभी तक मेटेलिक सरफेस में फंसा हुआ है, तो इसे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी मान लिया हमने 2 जूल है, कि अगर ये 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी ये बाहर निकल सकता है। ठीक है। तो 10 जूल की एनर्जी हमने लाइट इसके ऊपर डाली, 2 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो गई। तो टोटल कितनी बची हमारे पास? 8 जूल एनर्जी बची। तो ये 8 जूल एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जब ये 8 जूल एनर्जी लेके निकलेगा तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से ही बाहर निकलेगा। तो देखो प्रोसेस क्या हुआ हमारे पास। अब इस डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है जो यहाँ पर आई, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी के साथ में यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो उसे, देखो जैसे हमारे पास ये मेटल था, मेटल के ऊपर ये जो लाइट आई, इस लाइट को हमने माना है एच न्यू की एनर्जी। पहले हमने 10 एग्जांपल लिया था, अब हम कितना क्या ले रहे हैं? एच न्यू। एच न्यू एनर्जी से ये लाइट यहाँ पर आएगी मेटेलिक सरफेस पर। ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी है एच न्यू नॉट, जिसे हम किसे डिनोट कर रहे हैं? एच न्यू नॉट से। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट को बोला जाएगा यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वर्ड एक बार फिर से सुन लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम जितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो एच न्यू लाइट हमने डाला, एच न्यू नॉट इसने एब्जॉर्व कर लिया बाहर निकलने के लिए, तो बाहर अब जो भी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो देखो एच न्यू हमने डाला था, एच न्यू नॉट इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्व हुआ। जो बाहर आया वो क्या आया? वो काइनेटिक एनर्जी आया। तो फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्व टू काइनेटिक एनर्जी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले के बेस्ड अब क्वेश्चन आएंगे और आगे हम इसके धीरे धीरे कंसेप्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट है, जैसे अभी मैंने बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी डेफिनेशन, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोला जाता है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन हम उसे बोलेंगे। ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये समझाया था, ये फॉर्मूला समझाया था, इसी को नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है एच न्यू, माइनस वर्क फंक्शन जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है एच न्यू नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो मैक्सिमम वेलोसिटी से लिखा हुआ है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, तो एच सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आया हमारे पास एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। यहाँ पर लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे अब देखो इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से फैक्ट है। एक एक पॉइंट को हम यहाँ से समझते हैं, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आता रहे। जैसे हमारे पास ये मेटेलिक सरफेस, अब देखो टाइम लैग, कौन से टाइम लैग के बारे में ये बात करना चाहता है। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट लाइट हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया, तो लाइट यहाँ पर आना और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बाहर निकलना, इनके बीच में टाइम गैप बिल्कुल नहीं होगा। हम बिल्कुल ऐसा मान के चलेंगे कि जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से इमिट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन frequency of incident light must be equal to or greater than न्यू नॉट। देखो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जरूरी है, मान लिया हमने जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 जूल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। ये 2 जूल एनर्जी क्या है हमारे पास, 2 जूल एनर्जी है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैं 1 जूल की ही लाइट इस पर इंसिडेंट करता हूँ, मान लो 1 जूल लाइट आई, 1 जूल को तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर जाएगा। ठीक है, बाहर तो निकलेगा नहीं, 1 जूल और एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1.5 जूल डालते हैं तो क्या 1.5 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, नहीं, क्योंकि इसे बाहर निकलने के लिए मिनिमम 2 जूल चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि अगर हम 2 जूल एनर्जी इस पर डालते हैं तो 2 जूल एनर्जी डालने से क्या होगा, जैसे ही 2 जूल इसके ऊपर आएगी इलेक्ट्रॉन यहां से तो बाहर निकल जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 रहेगी। ठीक है, तो मिनिमम कितनी अमाउंट की हमें एनर्जी यहाँ पर डालनी है, मिनिमम उतना हमें डालना है जितना इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, अगर हम 3 जूल डालते हैं तो 3 जूल एनर्जी डालने से क्या होगा, 2 जूल तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और 1 जूल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यही हमारे पास सेकेंड पॉइंट है। फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखो रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना उतना ही ज्यादा होगा। जितनी इंसिडेंट हो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा वहां से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। देखो दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझना। यहां पर बोला गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करती है लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। देखो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन का इमिशन। मतलब अगर ज्यादा इंटेंसिटी हुई तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ज्यादा इंटेंसिटी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इमिशन को इफेक्ट करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके डायग्राम देखते हैं कर्व किस तरीके से बने हुए हैं। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बनाया हुआ है हमने, ये है हमारे पास किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो स्टार्टिंग में म्यू से 0 से और न्यू नॉट तक ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 से तो स्टार्ट होगी नहीं। एच न्यू नॉट तो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, तो मिनिमम हमने न्यू नॉट का गैप छोड़ा है यहाँ पर। तो न्यू नॉट हमारे पास मिनिमम है तो कर्व स्टार्ट होगा न्यू नॉट से, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी
और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही साथ में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो कर्व स्टार्ट होगा यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोड़ने के बाद, और उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्व है देखो काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना भी इंक्रीज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इन कर्व पर हमको याद रखना है, और इन 2 पॉइंट पर, लास्ट के 2 पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि इंटेंसिटी सिर्फ रेट ऑफ इमिशन को डिपेंड करता है, वो फोटो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं डायरेक्टली पीईई लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट रेडिएशन ऑफ ए मेटल with light of frequency 5.2 into 10⁻14, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है सेकंड इनवर्स में, yields इलेक्ट्रॉन with maximum kinetic energy 1.3 into 10⁻19 joule. Calculate the threshold frequency of metal. Calculate the threshold frequency nu naught of metal. क्वेश्चन पहले तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है। देखो किस तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट फाइंड करना है। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच से डिवाइड कर देंगे तो न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। न्यू नॉट हमें फाइंड करना है, न्यू कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है हमें 1.3 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय एच कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में। ठीक है, न्यू नॉट कितना आएगा हमारे पास, जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस 1.96 इंटू 10⁻14, तो न्यू नॉट आया हमारे पास 3.24 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 3.24 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी की लाइट तो हमें देनी ही पड़ेगी। इससे जितनी ज्यादा देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, light of wavelength 5000 angstrom 5000 angstrom falls on a metallic surface of work function, वर्क फंक्शन का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही है, और वर्क फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻19 जूल।
फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये फोटोन किससे बोल रहा है और फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे हम यहाँ से लाइट इमिट करते हैं तो लाइट किसकी फॉर्म में आएगी, या तो वेव, लाइट की दो फॉर्म होती है हमने पढ़ा है, या तो EMW या फिर पार्टिकल की फॉर्म। तो ये जो इंसिडेंट होती है इसे बोला जाता है फोटोन। ठीक है, फोटोन या वेव, इनमें से कुछ भी नाम ये दे सकता है। और यहाँ से जो निकलता है वो क्या होता है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ये निकालना है कि कितनी एनर्जी का फोटोन इस पर आया है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर वेवलेंथ, तो E इज इक्वल टू डायरेक्टली hc बाय लैम्डा होता है। hc कितना है हमारे पास, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ c होता है। एंड लैम्डा कितना है, 5000 एमस्ट्रॉन्ग के अंदर है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻10। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में आएगा हमारे पास 3.97 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू किसके इक्वल था, ये था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। ठीक है, एच न्यू कितना है हमारे पास, 3.97 इंटू 10⁻19। फोटोन की एनर्जी अभी निकाली है हमने, ये रही फोटोन की एनर्जी, माइनस में एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या है हमारे पास, थर्शोल्ड, मतलब थर्शोल्ड एनर्जी, ये वर्क फंक्शन 3.4 इंटू 10⁻19। ठीक है, 10⁻19 कॉमन निकलेगा तो बचेगा हमारे पास 5.7 इंटू 10⁻20 जूल। ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार हमें फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरीके से करना है तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाए हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर is absorbed by a gas which then re-emit two photons. One re-emit photon have a wavelength of 400 nanometer. A wavelength of 400 nanometer. Calculate the energy of calculate the wavelength of other photon re-emit out. देखो क्वेश्चन का मीन क्या है कहने का, क्वेश्चन का मतलब है एक गैस ने 300 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब किया और उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने दो फोटोन बाहर निकाले, री इमिट किए। ठीक है, उनमें से एक फोटोन की एनर्जी है 400 नैनोमीटर, एक फोटोन की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो जो दूसरा फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो हमें पता है एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा। तो उसने ई एनर्जी एब्जॉर्ब की और दो फोटोन
दो फोटोन E1 एंड E2 की फॉर्म में उसने उन्हें री इमिट किया। तो एनर्जी है हमारे पास, हमें गिवन क्या है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की फॉर्म में ही लिखेंगे hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। ठीक है, तो hc कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, सॉरी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा कितना है जो उसने एब्जॉर्व किया, 300 नैनोमीटर उसने एब्जॉर्व किया। 1 बाय लैम्डा 1 जो उसने एक फोटोन रीमिट किया है वो 400 का, और 1 बाय लैम्डा 2 जो दूसरा फोटोन है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे हम इसे 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 400। एलसीएम लेके जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो आएगा हमारे पास 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1200, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, 1200 नैनोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर और ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सिर्फ क्वेश्चंस की, जितने अभी तक हम लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी है। ठीक है।